जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीज़न 2 एपिसोड 7 एंड 8 के बारे में। एपिसोड 7 का नाम है नेक्रो और ये कहानी है सैम नाम की एक लड़की की जो कि एक मॉर्टिशियन होती है, जहाँ पे वो मुर्दों का पोस्टमार्टम करके उन्हें सजाया करती थी। एक फैमिली की ये डिमांड होती है कि उनके घर में जो मरा है उनकी जो लाश है उसे वो अच्छे से सजा दे ताकि उनके फ्यूनरल पे वो अच्छी दिखे। सैम उनकी बात मानती है और ठीक वैसा ही करती है। और जब उस लेडी का फ्यूनरल होता है तो फ्यूनरल पे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही थी, जिसकी वजह से वो फैमिली काफ़ी सेटिस्फाइड फील करती है। और सैम का मैनेजर उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसका काम उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, जिसकी वजह से अब वो उसकी सैलरी बढ़ा रहा है। सैम सुन के खुश हो जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड जेसी के पास जाती है और उसे जब वो ये खुशखबरी देती है तो जेसी भी काफ़ी खुश हो जाता है। जेसी पेशे से एक लॉयर होता है जिसकी एक मीटिंग होती है और जब वो जाने वाला होता है तो सैम उसे रोक देती है और उसे कहती है कि क्यों ना वो कुछ देर बाद जाए। लेकिन जेसी को उसके अंदर से मुर्दों की बदबू आ रही थी, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो पहले नहा ले, उसके बाद वो रात को उससे मिलेगा। दोपहर में सैम अपनी दोस्तों से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पे उसकी दोस्त उससे पूछती हैं कि आखिर उसके बीच और जेसी के बीच क्या चल रहा है। तो वो उन्हें बताती है कि जेसी को लगता है कि उसके अंदर से मुर्दों की बदबू आती है, इसीलिए आजकल वो उससे दूरी बनाए हुए है। ये सुन के उसकी दोस्त हैरान हो जाती हैं और उससे कहती हैं कि ऐसा उसे नहीं लगना चाहिए। लेकिन सैम उन्हें बताती है कि उसकी जॉब जैसी भी है उसे अपनी जॉब बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसका ये मानना है कि हर एक मुर्दा उसे कोई ना कोई चीज़ सिखा कर जाता है। एक लड़की उससे कहती है कि मुर्दा उसे कोई चीज़ कैसे सिखा सकता है। तो सैम उसे बताती है कि दरअसल हर एक इंसान अपना एक्सपीरियंस लेके मरता है और उसे ऐसा फील होता है कि मुर्दे कोई ना कोई मैसेज उसे देना चाहते हैं। ये सुन के उसके दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। अगले दिन सैम जब अपने काम पर होती है तो वहाँ पे चार्ली नाम का हेल्पर आता है जो कि एक लाश लेकर आया था। सैम उससे पूछती है कि आखिर वो कौन है, तो वो उसे बताता है कि दरअसल वो यहाँ पे नया रिक्रूट हुआ है और आज से वही यहाँ पे लाशों को लाएगा और उन्हें गाड़ेगा। सैम ये देखकर काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो काफ़ी जवान था और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट भी था। और जब वो वापस अपने घर जा रही होती है तो वो सामने चार्ली को खड़ा हुआ पाती है, जहाँ वो उससे कहती है कि वो इतना जवान है तो उसे ये जॉब क्यों करनी पड़ रही है। तो वो उसे बताता है कि दरअसल उसे मुर्दों से काफ़ी ज़्यादा लगाव है, क्योंकि उसका मानना है कि हर मुर्दा अपना एक्सपीरियंस लेके मरता है और उसका मानना है कि ये ऑनर की बात है कि अगर वो किसी की डेड बॉडी वहाँ तक पहुँचा रहा है। ये सुन के सैम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही अच्छी सोच है। शाम को जब अपने घर पहुँचती है तो वो जेसी के लिए तैयार होती है और जब जेसी घर पे आता है तो वो उसके साथ इंटीमेट होती है, लेकिन वो अपने मन के अंदर चार्ली को सोच रही थी, जिससे हम जान पाते हैं कि मन ही मन वो चार्ली को पसंद करने लगी है। अगले दिन सैम जब अपने काम पर जाती है तो चार्ली से वो और भी अच्छी तरह बातें करने लगती है, जिससे कि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन रहे थे। चार्ली उसे जीने का नया तरीका सिखाता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि दरअसल चार्ली को मुर्दे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद है और चार्ली को कहीं ना कहीं यही लगता था कि सैम को भी मुर्दे लोग पसंद आते हैं, इसीलिए उसने इतनी जवानी में ये काम करने का सोचा। चार्ली उससे पूछता है कि आखिर उसने कौन सी ऐसी चीज़ खाई है जो कि उसे बेकार लगी है। तो वो उसे बताती है कि जैसी जो उसका बॉयफ्रेंड है उसे एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी उसे खाना पड़ता है। उसके बॉयफ्रेंड का नाम सुनते ही चार्ली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो एक सिंगल लड़की है। उसके बाद वो दोनों फ्यूनरल की तैयारी करने लगते हैं और सैम उससे पूछती है कि उसके माता पिता क्या करते हैं। तो चार्ली उसे बताता है कि दरअसल उसके माता पिता नहीं हैं। एक दिन वो, उसके माता पिता और उसकी बहन एक ट्रिप पे जा रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसने अपनी फैमिली को खो दिया और वो भी वहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए मर गया था। लेकिन अचानक से उसकी सांसें चलने लगी और वो जान पाया कि मुर्दा होना कैसा फील होता है। उसने मौत को करीब से देखा है, शायद इसीलिए वो मुर्दों की रिस्पेक्ट करता है और वो चाहता है कि वो इस दुनिया से पीस में जाएं। इसीलिए उसने ये जॉब चुनी ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। और वो उससे कहती है कि दरअसल वो भी ऐसा ही फील करती है और वो उसे एक बात बताना चाहती है जो कि उसने किसी से नहीं कहा, ना ही अपने बॉयफ्रेंड को बताया है। चार्ली उससे कहता है कि आखिर वो क्या बात है, लेकिन जब वो उसे वो बात बताने जा रही होती है तो अचानक से जेसी का कॉल आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि वो घर में वापस आ जाए। जब सैम वापस घर में आती है तो वहाँ पर उसे ज़मीन पे पड़ी हुई बर्ड्स मिलते हैं और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगती है। तभी सैम और उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं और उसे संभालते हैं। तो जेसी उससे पूछता है कि आखिर उसे क्या हो गया। वो यहाँ पर उसे मैरिज के लिए प्रपोज करने आया था। तो सैम उससे कहती है कि वो बहुत ही बेकार लड़की है जो कि उसके लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बचपन में उसने दरअसल अपनी माँ को खो दिया था। एक चोर उनके घर में घुस आया था जिसने उसकी माँ को शूट करके जान से मार डाला था और वो बहुत ही छोटी थी, जिसकी वजह से उसे पता नहीं था कि उसकी माँ मर गई है और उसने अपनी मरी हुई माँ का दूध कई दिनों तक पिया था। वो उसके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है और तुरंत वहाँ से चली जाती है। रात को जब वो अपने काम पर होती है तो वहाँ पर एक लाश आई होती है और जब वो पर्दा हटाकर उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि दरअसल वो चार्ली की लाश है। ये देखकर वो रोने लगती है क्योंकि वो चार्ली को बहुत ही पसंद किया करती थी और वो उससे कहती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों कर लिया।
तभी अचानक वो सोचती है कि क्यों ना वो चार्ली के साथ इंटीमेट हो, और वो तुरंत उसकी लाश के ऊपर बैठ जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि वो ये क्या कर रही है, इसलिए तुरंत बाहर चली जाती है और रोने लगती है। कुछ देर बाद जब वो अंदर आती है तो देखती है कि चार्ली वहाँ पर मौजूद नहीं है, और जब वो बाहर जाती है तो चार्ली बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। उसे कहता है कि उसने ड्रामा किया ताकि वो उसे बता सके कि वो नेक्रोमैंटिक है और उसे मुर्दे लोग बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और वो उसका प्यार पाना चाहता है और उसके लिए वो मरने के लिए भी तैयार है। ये सुन के सैम उससे कहती है कि आइंदा वो उसे कभी ना नजर आए, क्योंकि ये हरकत उसने बहुत ही गलत कर दी। सैम उसके बाद वो जॉब छोड़ देती है और जेसी को हाँ कर देती है शादी के लिए, और कुछ महीने बाद वो शादी की तैयारी करने लगते हैं। जिस दिन सैम की शादी होने वाली होती है उस दिन वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन जब वो स्टेज पर जाती है और वो वॉज पढ़ने लगती है तो जैसे उससे कहता है कि पहले वो अपने मोमेंट्स की वीडियो प्ले करेंगे। जब वो अपनी मेमोरीज की वीडियो प्ले करता है तो लास्ट में वो वीडियो भी प्ले हो जाती है, जिसमें वो सभी देख पाते हैं कि सैम एक लाश के ऊपर चढ़ी हुई है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये सब क्या है, और तभी चार्ली वहाँ पर आ जाता है और उससे कहता है कि वो लाश वही था, और वो उसे याद दिलाना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है। जैसे ये देखकर उससे रिश्ता तोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, और सैम की शादी टूटने के कारण अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, और जहाँ कहीं भी वो जॉब पे जाती है सभी लोग उसे रिजेक्ट कर दिया करते थे। ये उसकी वीडियो अब वायरल हो गई थी और सभी लोग उसे अपने फ़ोन में देखा करते थे, यहाँ तक कि उसके दोस्तों ने भी उससे बात करना बंद कर दिया था। एक दिन वो कुछ पैसे इकट्ठा करती है और एक गन खरीद लेती है, और वो तुरंत चार्ली के पास जाती है और उससे कहती है कि उसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन चार्ली उससे कहता है कि वो उसे रियलाइज़ कराना चाहता था कि वो मुर्दों से प्यार करती है, और वो भी उससे प्यार करता है जो कि हमेशा उसके साथ रहेगा। ये सुन के सैम उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो वो भी उसके साथ मरने के लिए तैयार है, और वो चार्ली को शूट कर देती है और उसे गड्ढे में डाल देती है, और उसके बाद वो मशीन को ऑन करती है जिससे वो गड्ढा भरने लगता है, और वो भी उसके साथ अंदर जाकर वहीं पे इंटीमेट होती है। और जब वो गड्ढा भर जाता है तो उन दोनों की मौत हो जाती है, और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों 8th एपिसोड का नाम है लेक। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लेक दिखाया जाता है जहाँ पर फिन और जेक नाम के भाई बहन अपने दोस्तों के साथ आए हुए थे ताकि वो लेक के अंदर के ट्रेजर्स को ढूंढ सकें। जेक को काफ़ी इंटरेस्ट था अंडरग्राउंड ट्रेजर्स को ढूंढने का, और वो अपनी बहन फिन से कहता है कि इसके अंदर ही ट्रेजर है, और वो तुरंत उसके साथ नीचे कूद जाता है उसे ढूंढने के लिए। लेकिन तभी अचानक ज़मीन के अंदर से एक हाथ निकलता है जो कि जेक को पकड़ लेता है, और उसकी बहन जब उसे छुड़ाने के लिए जाती है तो वो उसे नहीं छुड़ा पाती, और जब वो ऊपर सांस लेने के लिए जाती है और नीचे आती है तो उसका भाई वहाँ पर मौजूद नहीं होता। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और उसका भाई अब मर चुका था। फिर हमें 4 महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ फिन वापस अपने माता पिता जेफरी और एरिन के पास आ जाती है, और वो उनके साथ रहने लगती है। लेकिन वो अपने भाई की यादें नहीं मिटा पाई थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसके भाई की जो मौत हुई है वो उसकी वजह से हुई है। उसकी माँ उसे समझाती है कि वो अपने आप को ब्लेम देना बंद करे, और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे जेक की कई सारी वस्तुएं मिलती हैं, जिसे देखकर वो उसे याद करने लगती है। जेफरी अपनी वाइफ इरिन से कहता है कि आखिर फिन की प्रॉब्लम क्या है, तो इरिन उससे कहती है कि वो उसकी बेटी है और उसे उससे समझना ही होगा। जब उसका बेटा मरा तब उसको उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं था बल्कि वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे रहा था। जेफरी उससे कहता है कि उसे उस वक्त वही सही लगा तो उसने वो किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बेटे को याद नहीं करता। वो हर एक दिन अपने बेटे को याद करता है और सोचता है कि काश वो जिंदा होता। इरिन उससे कहती है कि उनके बेटे की लाश अभी तक उन्हें नहीं मिली है, और पुलिस ने उसे न जाने कैसे ढूंढा है कि वो लाश ही नहीं मिली। वो चाहती है कि एक दिन वो वहाँ पर जाए और उसकी लाश को ढूंढ के लेकर आए। रात को इरिन फिन के रूम में जाती है और देखती है कि उसे नींद नहीं आ रही, तो वो उसे कहती है कि वो अपने आप को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानना बंद करे। फिर उससे कहती है कि उसने देखा था कि उसके भाई को किसी ने पकड़ा था, लेकिन कोई भी इस कहानी पे उस पर विश्वास नहीं कर रहा है। उसकी माँ उससे कहती है कि उसे इस कहानी पे विश्वास है और वो पता लगा के रहेगी कि आखिर वहाँ पर क्या चीज़ है। जब नहाने के लिए जाती है तो वो अपने बेटे को इमेजिन करती है, जो कि उससे कहता है कि वो पानी में फंस गया है तो वो उसे बाहर निकाले। अगले दिन जब वो अपने पति को इस हेलुसिनेशन के बारे में बताती है तो उसका पति उससे कहता है कि वो पागल हो गई है। पुलिस ने वहाँ पर ढूंढा है और उन्हें उनका बेटा कहीं पर भी नहीं मिला। रात को इरिन जब सो रही होती है तो अचानक से उसे स्विमिंग पूल से कुछ आवाज़ आती है, और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो अपने बेटे को अपने सामने देख पाती है, जो कि उससे कहता है कि वो उस लेक के अंदर है तो वो उसे बाहर निकाले। ये देखकर वो काफ़ी डर जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने बेटे को वहाँ पर ढूंढ कर ही रहेगी। वो जेफरी से कहती है कि क्यों ना वो लोग वहाँ पर जाएं और अपने बेटे को ढूंढ के लेकर आएँ। फिर उसका पति उससे कहता है कि वो इस काम के लिए उसे अलाउ हरगिज़ नहीं करने वाला, क्योंकि उसे उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है और फिर उससे कहती है कि उसे उसकी बातों पे विश्वास है और वो उसके साथ वहाँ पे चलने के लिए तैयार है।
ये सुन के वो खुश हो जाती है और वो अपनी बेटी के साथ सामान पैक करती है और वहाँ पे जाने के लिए निकल जाती है। जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो ईरिन याद करती है कि जब उसका बेटा ज़िंदा था। फिर उसे बताती है कि जब वो नीचे जाएगी तो उसे अपने सामने एक बाईसाइकिल नज़र आएगी और उस बाईसाइकिल के आगे जब वो जाएगी तो वहीं पर जेक की लाश उसे मिल सकती है। ये सुन के वो नीचे जाती है और उसने अपनी कमर से रस्सी बांध ली थी ताकि उसकी बेटी उसे खींच के बाहर निकाल सके। जब अंदर जाती है तो उसे बाईसाइकिल नज़र आती है और तभी वो अपने सामने जेक की लाश को देख पाती है। लेकिन जब वो उसे ऊपर ले जाने लगती है तो उसका पैर कोई पकड़ लेता है, जैसे कि वो हैरान हो जाती है और उसकी बेटी उसे खींचकर बाहर निकाल लेती है। तुरंत पुलिस को वहाँ पे बुलाती है और उसकी लाश को वो लोग बरामद करते हैं, जहाँ पर वो सभी हैरान थे कि इतने सालों से वो लाश उन्हें नहीं मिली थी, लेकिन उसकी माँ को वो लाश अचानक से मिल गई। उसकी माँ ने वहाँ पर 3 और लाशों को देखा था और उनमें से एक लाश ने एक लॉकेट भी पहना था जो कि पुराने ज़माने का लॉकेट था। अब वो सब पता करने लगते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, इसीलिए वो एक बूढ़ी लेडी के पास जाते हैं और उस लॉकेट को दिखाते हैं। और जब बूढ़ी लेडी वो लॉकेट को देखती है तो उसे बताती है कि उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का लॉकेट है। फिर उससे पूछती है कि आखिर वो डूबे कैसे। तो उसे बताती है कि दरअसल यहाँ पर प्रेस्कॉट नाम का एक बंदा था जो कि इस टाउन का मालिक हुआ करता था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल था। जो कोई भी उसके खिलाफ जाता था वो उसे उस नदी में ही बहा देता था और उसने कई सारे मासूमों की भी जान ली है उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, ताकि वो यहाँ पर सबसे पावरफुल इंसान बन के रह सके। उसने ही उन तीनों लोगों को ड्राउन किया था क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता था और शायद अब वो लाशें ज़िंदा हो गई हैं ताकि वो प्रेस्कॉट फैमिली से बदला ले सके। वे प्रेस्कॉट के पाप का घड़ा भर चुका है। ये सुन के वो हैरान हो जाती हैं और उसके बाद वो वापस जाती हैं जहाँ पे जेफरी भी उनसे मिलने के लिए आ गया था। फिन जेफरी से पूछती है कि ये लेक उन्हें बिलोंग करती है, तो आखिर वो इस लेक को बेचना क्यों नहीं चाहता। तो जेफरी उससे कहता है कि ये उसके पूर्वजों की लेक है और वो अगर इसे बेचेगा तो उनकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। ये सुन के ईरन समझ जाती है कि दरअसल वो भी एक प्रेस्कॉट है और वो उससे कहती है कि उसकी जान को खतरा है तो वो यहाँ से चला जाए, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और तभी अचानक से लेक के अंदर से वो सारी लाशें बाहर निकलती हैं, जो कि आखिरी बचे हुए प्रेस्कॉट जेफरी को उठाकर अपने साथ ले जाती है और उसे जान से मार डालती है। ये देखकर ईरन और फिन समझ जाती हैं कि जेक की भी ऐसे ही मौत हुई थी और जब वो नीचे गया तो उन लोगों ने उसे जान से मार डाला। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये था 7th और 8th एपिसोड की कहानी। आपको इन दोनों में से कौन सा एपिसोड अच्छा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।